तोरा माई के मिस कॉल मार देली रे गलती से, तहरा संगे घिचावल फोटो फाड़ देम, अजहिया आई बारात ता डोली में गोली मार देम। नमस्कार दर्शकों, सिटी मेमोरियल लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी आप अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो एक नाम जो हमेशा गूंजता है, हर संगीतज्ञ जो भी संगीत के क्षेत्र में है उसमें हर इंसान जो भी संगीत से जुड़ा हुआ है उसको एक नाम हमेशा सुनाई देता है, वो है पवन पांडे जी का, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सारे गाने, बहुत सारे हिट गाने दिए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अपने संगीत से, अपने लिरिक्स से मनोरंजन कराते रहें। तो वो शख्स हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने एक अपना इतिहास रच रखा है। उनसे हम बात करेंगे, उनके जो अपकमिंग प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे उनका जो रुझान संगीत के प्रति हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, उस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत बिहार के में। तो आइए बात करते हैं सर से। सर अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, प्रणाम जितने लोग देख रहे हैं सिटी मेमोरियल लाइव, आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम। और इस कार्यक्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार है। आपने तो मेरा नाम बता दिया। अच्छा, आपका जैसे बचपन, सबका बचपन बहुत सुनहरा होता है, उसकी यादें कुछ होती हैं, तो आपका बचपन कहाँ हुआ, कहाँ जन्म हुआ? बचपन तो गांव पे, गांव ग्राम धानाडी है। अच्छा। और मेरा और खेसारी जी का, कृष्णा बेदर्जी, तीनों लोग का गाँव एक ही जगह। अच्छा अच्छा। और उसी गाँव में हम लोग का जन्म हुआ और उसी गाँव से बचपना बीता। मतलब हम लोग जवानी भी हम लोग का वहीं हुआ। अच्छा अच्छा। और अभी जो चल रहा है हम लोग का गांव और पटना, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह से रुझान। जी, तो आपका पढ़ाई लिखाई कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत की आपने, शिक्षा कहाँ से ली? सबसे पहले तो हम लोग अपने गांव के स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद एक मेरा अपना प्राइवेट स्कूल चलता था बाजार पे, वहाँ पे हम लोगों ने शिक्षा लिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जोगिया स्कूल से आपको मेरा आदर्श शिक्षण संस्थान जो था आदर्श पब्लिक स्कूल, उससे मैंने 8वां तक पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 9th 10th जोगिया हाई स्कूल से। फिर उसके बाद STS कॉलेज से हमने इंटर की पढ़ाई की। फिर गंगा सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और गंगा सिंह लॉ कॉलेज से लॉ किया। अच्छा, तो सर आपने जैसे एजुकेशन आपने छपरा से SDS कॉलेज से प्राप्त किया, उसके बाद आपका रुझान संगीत के प्रति कैसे हुआ? संगीत तो हम बता रहे थे आपको कि शुरू में से ही हम लोग बचपन से ही गाना लिखने का मुझे शौक था। और संगीत मेरे जी बचपन से ही था मेरे ध्यान में, इसलिए था क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो संगीत प्रेमी थे। और वो उस टाइम के जितने भी बड़े कलाकार होते थे आज के डेट में, जैसे खेसारी जी, पवन जी हैं और भी सब कलाकार, उस तरीके से उस समय क्या होता था, हरि कीर्तन वाले लोग कलाकार जो था उस समय थे बेचू मियाँ, बच्चा सिंह, लोग सब थे। वो बहुत बड़े उस समय के राम कीर्तन वाले गायक थे। और उन लोगों के साथ हमारे दादाजी जाते थे, ढोलक वोलक बजाते थे। तो इसलिए क्या था कि उनके साथ मेरा उनका आशीर्वाद था। और इस संगीत क्षेत्र में आने का प्रेरणा मेरे दादाजी से मिला। और मेरे दादाजी का ही शौक था और कि हम इसमें जाएं। अच्छा। क्योंकि हमारा शुरू से एक मन था कि मैं थोड़ा सा नाम वाला फेमस आदमी बनूं ताकि लोग मुझे जाने। अच्छा। लेकिन तरीका अच्छा हो, मेरा गलत तरीका ना हो, और अच्छे तरीका से हमको लोग जाने। तो संजोग से हम तो ऐसे ऐसे करते थे। तब फिर हम लोग का बीच में हमारा मन था, जो पढ़ाई में भी तो हम तेज थे। हम मैंने मैट्रिक भी अच्छा से किया, इंटर भी, कभी किसी सब्जेक्ट में मेरा क्रॉस नहीं लगा, किसी भी मैंने LL भी किया, उसमें भी क्रॉस नहीं लिया, वो भी कंपटीशन दे करके मैंने उसमें एडमिशन किया। तो बहुत सारा चीज था। और आपके मिनारवा में मैंने पढ़ा है रीजनिंग भी। अच्छा अच्छा। अच्छा। और आज भी रीजनिंग का मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है। ओके। फिर भी मैंने ये सारी चीज कर करके और मुझे इस तरफ जाना था। तो हम लोगों ने फिर सोचे कि चलिए हम BPSC करेंगे या UPSC करेंगे, चाहे लॉ कर रहे हैं तो जज बनेंगे तब भी नाम हो जाएगा। लेकिन किस्मत जहाँ लानी थी वहाँ ला देगी। और ये अचानक से खेसारी जी जब गाना गा रहे थे, खेसारी जी जब गाना गा रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि मेरा गाना गा दीजिए। अच्छा अच्छा। ये 2007-08 की बात है। अच्छा अच्छा। उस समय कल्लू हिट चल रहे थे। तो उस समय कल्लू का गाना हिट हुआ था। तो उस पर मैंने एक गाना लिखा था, वो थी
वो लगाई देना चलिए के कुछ टाइप का कुछ गाना था कल का, वो हिट हुआ था। उसी में मैंने एक देवी गीत लिखा था और वो देवी गीत मेरा किसी दूसरे राइटर के माध्यम से मैंने दिया तो कल्लू गाए थे। अच्छा। फिर मैंने खेसारी जी को बोला तो 2009-10 में खेसारी जी ने गाना गाया। ओके। और उस समय से अब तक हम लोग गाते आ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब मुझे लगा कि ये भी अच्छा है। और मेरे दादाजी बोलते थे ठीक है जाना क्षेत्र में नाम करे हुआ करा, लेकिन एथी अपन इज्जत प्रतिष्ठा बचा के माने केहू के साथ गलत मत करिए ना, कोनो गलत काम करिए ना, केहू गलत आदमी साथ रहिए। तो ये सब चीज था और इस तरीके से हमने एथी संगीत से जुड़े जी। अच्छा, कहा जाता है कि हर आदमी के पीछे एक शख्स जो शख्सियत को प्राप्त करता है या ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उसके पीछे सपोर्ट रहता है उसके परिवार का। तो परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ? वही परिवार में मेरे दादाजी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। और मेरे फैमिली में सब लोग एजुकेटेड है और मेरी फैमिली में कोई नशा नहीं करता है। अच्छा। मेरे दादाजी सुरती खाते थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट था, बहुत मन योगदान था। इसलिए योगदान था कि मेरे पापा टीचर थे और माँ भी पढ़ाती थी, भैया भी थी पीजी किए हुए हैं, मेरी बहन यूनिवर्सिटी सेकंड टॉप पर थी। तो सब लोग एजुकेटेड थे, तो हमको लोग मैंने मम्मी पापा का तो मतलब बिल्कुल भैया या किसी का मन नहीं था। लेकिन हम चुपके जैसे छापरा पढ़ते थे तो वहाँ से पटना आ जाते थे और पटना आते थे, एक हॉट बीट स्टूडियो है चिरैया ठाट, अच्छा, सूर्यकांत जी और चंदन जी का, उसमें मैंने शुरू किया था। और उस समय मेरे 150 रुपया मुझे मिलते थे मेरे घर से। छपरा रहते थे तो चूंकि गाँव से सब अनाज पानी आ जाता था, रूम भाड़ा देना नहीं था, तो सब कुछ आ जाता था खाने पीने का। तो 150 रुपये बहुत हो गया भाई, इधर उधर घूमने के लिए कोचिंग का फीस भी मिल जाता था। और 150 रुपये में पूरा महीना मुझे चलाना है। अब जैसे भी चलाएं तो मैं आता था गाना वैसे लिखने के लिए। पंकज यादव थे सिवान के, वो बेचारा सपोर्ट करता था मेरा। वो कंपनी के जैसे गाने जिस समय, अभी तो बहुत प्रचलन हो गया कंपनी का एजेंट लोगों के गाना दिखाने के, लेकिन उस समय बेचारा रंगोली कंपनी का वो काम करता था। और सबसे पहले मेरा दीपक दिलदार के थे गायकी में मेरा गाना रिलीज हुआ, मिलवे में एगो लड़की से लव हुआ। अच्छा। और रंगोली कंपनी से मुझे उस समय 500 रुपया मिला था 2010 में। जब मुझे 500 रुपया मिला था तो मुझे लगा कि बहुत पैसा भारी अमाउंट मिल गया। 150 रुपया जिस आदमी को मिलता है उस आदमी को एक गाना पे 500 रुपया मिल गया, तो मेरे लिए बहुत था। क्योंकि मैंने बहुत उसके पहले 2008 में 2007 में मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को फोन किया। 2007-8 में बहुत लोग हिट थे, मैंने सबको फोन किया, कोई मेरा गाना गाने के लिए रेडी नहीं था। मैं सोचा कि जब कोई अच्छे लोग नहीं गा रहे हैं तो धीरे धीरे नए लोग गाँव। तो नए लोगों में दीपक लगाए तो खेसारी जी आ गए, तो खेसारी जी बेचारे गाए। दीपक का आ चुका था पहले, उसके बाद फिर दीपक का देवी गीत आया, मैंने खेसारी जी को सुनाया कि देखिए मेरा गाना बज रहा है अच्छा खासा। तब खेसारी जी ने गाना गाया, फर्स्ट गाना सूरज महिमा अपार सूर्यदेव के। अच्छा। और उसके बाद जब गाए खेसारी जी गाना तो धीरे धीरे हमारा थोड़ा सा फाउंडेशन बढ़ गया। हाँ, पैसा मिलने लगे। चुपचाप हम घर से किसी को पता नहीं था, सिर्फ दादाजी को मुझे पता था कि मैं गाना लिखता हूँ। एक बार मेरे बाजार पे कार्यक्रम हुआ, तो उसमें खेसारी जी मेरा नाम लिए स्टेज पर अनाउंस किए। तो मेरे पापा जब दवाई, मेरे पापा के मित्र की दुलाचंद जी की दवा दुकान, तो लोग बोले कि ये बताइए कि आपके कितने लड़के हैं? तो वो बोले कि 2 लड़के हैं। अच्छा। तो बोले कि कौन किसका नाम है? जो मेरे घर का नाम अभिषेक था। तो वो लोग बोले कि उसी को लोग बोलता है। तो बहुत नाम पहले बार छठी पर बाजार को चर्चा में लगा, बहुत नाम पहले बार आगे बरस। तब वो आके माँ से घर पे पूछे कि मतलब ये ऐसा है क्या, कि गाना ना लिखता है क्या? तो मैं बोले कि हाँ। तो बोले कि भजन वजन ही सिर्फ, चूँकि पापा मेरे थे बहुत, मेरे पापा इतने साधु टाइप के हैं कि उनको गांव में आए तो किसी से कोई तू मैं भी नहीं हुआ है। और गांव के छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, किसी भी कास्ट का हो, सबको रिस्पेक्ट के साथ बाप इधर आइए इधर जाइए, मैंने रहुआ कह के वो तो नहीं कर। बहुत अच्छे, मतलब आप मेरे गाँव में जाके मेरे पापा का नाम पूछेगा तो लोग कहेंगे कि वो एक अलग इंसान है गाँव का। तो वो बोले कि भजन टाइप का बोलना लिखने के लिए। तो सुबह हम क्या किए, इंटरसिटी पकड़ के छपरा भाग गए, इसलिए किए थे, सोचे कि इतना हमसे पापा डांटेंगे, सुबह भाग गए। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों ने, हमारे यहाँ 2012 में जब मेरे दादाजी मकान बनाए थे नया, तो उसका गृह प्रवेश था और वहाँ पे कार्यक्रम कराना था। तो कार्यक्रम कराना था तो सब लोग मेरे विपक्ष में था कि नहीं कार्यक्रम नहीं होगा गृह प्रवेश में। दादाजी बोले कार्यक्रम कराना है आपको। अच्छा। तो
कार्यक्रम कराए, और उस टाइम जब कार्यक्रम कराए तो कार्यक्रम कराए उस टाइम 2012 में मेरे यहाँ कम से कम 100-150 उस समय स्कॉर्पियो का बहुत ज्यादा चलन है। बहुत ऐसे फॉर्च्यूनर का क्रेज है उस टाइम स्कॉर्पियो का। और बहुत ऐसे गाड़ी लग्जरियस गाड़ी आए, बहुत सारे नेता मंत्री लोग आए उस टाइम। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बाप रे बाप, ये तो हमने कितना प्रतिशत तो ना आए, लेकिन एक चलते इतना लोग जुट गए। तो उस समय से मेरे पापा भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए, चलो तो हर जन्म में लाइन में मन बा। उस टाइम से 2012 से मेरे पापा भी सपोर्ट कर, पूरे फैमिली के लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिए। चलिए इसको इसी में मन लग रहा है तो क्योंकि उन लोगों ने देखा कि नहीं अच्छे लोग आ गए इसके बोलने पर, और मुझे विश्वास नहीं था कि कोई आएगा। उस समय हमारे यहाँ मंत्री जी भी आए थे, सांसद जी भी आए थे, सब लोग आए थे। तो उस समय तो हमारा पाम ही आ रहा था, ऐसा भी तो थोड़ा दिख रहे हैं, बचे थे कुछ समय दिखते थे। तो मुझे लगा कि नहीं ये क्षेत्र भी अच्छा है। और मेरे दादाजी पूरा खुश हुए जब सुबह सब लोग आकर के बड़े लोग आके बोलते थे, अरे आपका नाते बहुत नाम किया है, अच्छा किया है। तो बहुत खुशी हुआ। उसके पहले मेरे दादाजी सपोर्ट करते थे 12 के पहले, और 12 के बाद मेरे पूरा फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, लिरिक्स राइटिंग बहुत टफ काम होता है, तो इसको करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए क्या है कि यही तो एक कला है जो गॉड गिफ्टेड है, और इसके लिए कहीं भी कोचिंग संस्थान नहीं है। आपको म्यूजिक सीखने के लिए इस धरती पर कहीं भी क्लास मिल जाएगा, आपको एक्टिंग करने के लिए क्लास मिल जाएगा, आपको नृत्य करने के लिए क्लास मिल जाएगा, लेकिन कोई बता दे कि जहाँ गाना लिखने का, कविता लिखने का कहीं कोचिंग क्लास है, कहीं नहीं है। ये माता रानी की प्रेरणा है, भगवान का गॉड गिफ्टेड है। और लोगों को देखते थे उस समय हमारे गांव से कृष्णा बेदर्जी जी लिखते थे, खेसारी जी का गाना, महेश परदेसी जी थे, इन लोगों के साथ बहुत दिन मैंने पीछे घूमा। और कुछ ऐसे गाने थे जो उन लोगों को मैंने दिया, वो लोग अपने नाम से भी किए, उसमें मेरा भी नाम जुड़े। कुछ ऐसे उनके भी गाने होते थे जिसमें उनके लिखा हुआ मेरा भी नाम जुड़ता था। संयुक्त रूप से बहुत दिन काम चला, और मैं देखता था कि गाना कैसे लिखते थे। उन लोगों से एक बार पूछा था, वो लोग बताए थे कि किसी गाने को एक बार लिखिए। तो जो गाना बजता था उसको मैं लिखता था, देखता था, सोचता था कैसे क्या लिखा हुआ है। और इस तरह से भगवान की कृपा होते 2014 से मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ। अच्छा, हर इंसान किसी न किसी का फैन होता है, आप किसके फैन हैं? हम अपने मम्मी पापा और दादाजी के फैन। वो तो परिवार के सदस्य हो गया। मान लीजिए लिरिक्स राइटिंग में आप किसको आइडियल मानते हैं? लिरिक्स में सबसे ज्यादा मानते हैं तो उनको समीर जी को। अच्छा, समीर जी अच्छा लिखते हैं। अच्छा, आप गाने सुनते होंगे पुराने भोजपुरी से हट के, थोड़ा सा हिंदी, आपको कौन सा सिंगर अच्छा लगता है या कोई लिरिक्स राइटर जो अच्छा लिखता हो बॉलीवुड में, पुराने में और नए में? हिंदी के ही समीर जी हैं, और मैं उन्हीं की चर्चा किया तो वो मेरे अच्छे लगते हैं। ऐसे तो जावेद सर को भी मैं अच्छा से मानता हूँ, लेकिन समीर जी के मैं ज्यादा गाने सुनता हूँ। और मुझे सबसे मेरे फेवरेट सिंगर उदित नारायण जी हैं। अच्छा, वैसे कुमार सानू के भी गाने मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन फेवरेट सिंगर उदित नारायण जी इसलिए हैं कि वो हमारे बिहार से हैं। अच्छा, बिहार की माटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका सपोर्ट। अच्छा, अभी जो आपने कहा कि आपका और खेसारी लाल जी का रिश्ता जो है बहुत पुराना है, तो फर्स्ट एल्बम जो आपका रिलीज हुआ था इनके साथ वो कौन सा था? महिमा अपार सूर्यदेव के। अच्छा, छठी मैया का गाना था। अच्छा, छठ पर्व पे था बेस। उसके बाद जो भोजपुरी में गाने शुरू हुए वो कंटिन्यू अभी तक चले जा रहे हैं। आपका सुपर हिट जो गाना हुआ था वो खेसारी लाल जी के साथ, वो कौन सा था? सबसे पहले 2011 में मेरा गाना हिट हुआ था, गलती से तोरा माई के मिस कॉल मार देनी। अच्छा, तीसरी से पूरा एल्बम हिट था। उसका 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? कि गलती से गलत तोरा माई के मिस कॉल मार देनी रे, गलती से ओ रात रहे अनार, ओ रहे रात रहे अनार नहीं, ऐसा ही कुछ था, पूरा याद नहीं आ रहा है। क्योंकि 2011 में उस समय मोबाइल का प्रचलन कभी किसी के पास हुआ करता था, और छोटा सा मोबाइल होता था नोकिया का। तो उस टाइम गलती से नंबर इधर उधर लग जाता था, बहुत रॉन्ग नंबर लगता था, क्योंकि नंबर याद रहता था नहीं, बहुत लोगों को सेव करने का नंबर, और एक मोबाइल रहता था, एक ही मोबाइल से पूरी परिवार वालों का काम चलता था। तो गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा था तो उसकी मम्मी उठा ली, तो वही गाना था कि गलती से तोरा माई के मिस कॉल मार देनी रे, गलती से। अच्छा, उसके बाद तो आपने बहुत सारे सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट किया है, गाना गाया है। तो खेसारी लाल जी और अलग जो लोग होते हैं जो आपसे मिलते हैं, संगीत जो
सीख रहे हैं, या फिर नए हो या पुराने हो, तो इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, सबका अपना कोलैबोरेशन होता है और हम तो भोजपुरी के लगभग सभी लोगों के लिए गाना लिख चुके हैं। वो चाहे मनोज भैया हो, दिनेश भैया हो, पवन जी हो, खेसारी जी हो, रितेश पांडे जी हो, प्रमोद प्रेमी, सब लोगों के लिए मैंने गाना लिख दिया है। कोई लगभग अब भोजपुरी का कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जिसके लिए मैंने गाना नहीं लिखा और सब लोग को लिख दिया है। तो सब लोगों के लिखने का सब लोग का एक अलग अलग अंदाज होता है। सही बात है। सबसे मिलने का अलग अंदाज होता है और सबके गाने का अलग अंदाज होता है, सबके स्टडी करने का अलग अंदाज होता है। तो सब किसी का अलग अलग अंदाज है। ठीक है। अच्छा, युवा वर्ग जो लिरिक्स राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी युवा वर्ग लिरिक्स राइटिंग में अपना बनाना चाहते हैं, करियर बनाना, हाँ, करियर बनाना चाहते हैं, जो जिनका एम है ये लिखना है, तो सबसे पहले तो उनको शब्दों का संग्रह होना जरूरी और कोशिश करें कि सबसे जरूरी चीज मैं एक बात बता देता हूँ। अभी के जितने भी नए गीतकार हैं, कभी कभी हम लोगों ने भी वो गलतियां कर चुकी हैं। जैसे मुखरा लोग लिखते हैं तो उसमें रिस्पेक्टेड वर्ड लिखते हैं, फिर अंतरा में आ जाते हैं वो बिना कॉमन सेंस का वर्ड आ जाता है। जैसे कि मुखरा में लिखा नहीं कि राजा जी आए थे बाहर से आए, जैसे मान लीजिए पंच लाइन में रिस्पेक्टेड वर्ड है, औरत रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि राजा जी मेरे बाहर से आइए, मतलब रिस्पेक्ट कर रही है। और अंतरा में कर रहे हैं कि तू आईवा ना तो रहब कैसे, तो तुम लगाते, तो फिर हो गया रिस्पेक्ट खत्म कर दिया। तो कोई भी अगर लिखे तो मुखरा अगर रिस्पेक्ट से शुरू कर रहे हैं तो पूरा अंतरा रिस्पेक्ट वर्ड उठाना चाहिए। और खास तौर पे तुकबंदी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि अगर गाना था मेरा कि तहरा संगे घिचावल फोटो फार देम, अजही आई बारात ताडोली में गोली मार देम, तो फार देम और मार देम, इन दोनों का चूर में चूर मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती सताया हुआ तुकबंदी होना चाहिए। कुछ लोग जबरदस्ती तुकबंदी सता भी देते हैं, लेकिन वैसा हम नहीं मानते हैं। और तुकबंदी मजबूत होना चाहिए, तभी आपकी अच्छे राइटिंग का पहचान होगी और अच्छे राइटर होंगे। और दूसरी चीज की जो अगर तुम तकार रेत वकार शुरू से करते हैं मुखरा में, जैसे हमने लिखा था कि गलती से तोरा माई के बीच कॉल मार देने, तुम तम था, तो पूरे अंतरा में सुनिएगा तो तुम तम ही होगा। अब बीच में कहीं ऐसा नहीं होगा कि तुमको ऐसा नहीं हो सकता। और ये चीज रखना ख्याल जरूरी है, तभी आप अच्छे राइटर बन सकते हैं। अच्छा, हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा उसमें देन होता है कि वो बेहतर लिखता है या फिर बेहतर गाता है, तो आपको ऐसा कब कैसे लगता है कि हाँ मुझ में ये प्रतिभा है? या फिर कोई लड़का जो आपके पास आता है और कहता है कि हमको लिरिक्स राइटिंग करनी है, तो आप उसमें क्या ढूंढते हैं? कुछ खास जो उसको एक स्टार क्वालिटी जो लगती है, वो कैसे आप जज करते हैं? हाँ, मतलब जो लिखते हैं उनके जो लिखते हैं, या फिर आप में, या फिर जो आपका आसपास का जो लिरिक्स ग्रुप है उसमें? देखिए, क्या है ना कि जब एक तो सबसे पहली बात आप अपने गाने में, जैसे हम जो गाना लिखते हैं उस गाने को हम ये नहीं चूज कर सकते हैं कि ये स्टार का होगा और ये नॉन स्टार का होगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी राइटर के लिए। क्योंकि आप जब राइटर लिखते, आप जब कलम उठाते हैं जिसके लिए आप जिसके लिए मान लीजिए कोई नया लड़का आज गाना गाने आया और मैं उसके लिए कलम उठा दिया, तो माँ सरस्वती की प्रेरणा होती है, तब आप उसके लिए कुछ अच्छा लिखते हैं जी। और जब उसके नाम से आप लिख रहे हैं तो आप का दिल गवाही नहीं देगा कि आप पीछे अच्छे स्टार से गवाही जी। उसका इजाजत लेना जरूरी होता है कि भाई बाबू ये गाना अच्छा लिखा गया है, अगर आप कहोगे तो मैं इससे गवा दूंगा, क्योंकि उस गाना में कुछ खास दिखता है। लेकिन आपका पहला प्रायोरिटी होता है कि उससे पूछिए, क्योंकि आप नहीं पूछिएगा, देखिए कैसे कुछ राइटर लोग बहुत अच्छे करके पीछे हो जाते हैं। देखिएगा, हमारा गाना बजे चाहे नहीं बजे, लेकिन मेरा चर्चाएं कम नहीं होती और मेरा कहीं भी पोजीशन लोग अभी भी गलत नजर से नहीं देखते। इसका कारण यह है कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसके लिए दिल से कीजिए, वो चाहे नया कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो। तो जितने भी नए राइटर हैं अगर वो गाना लिख के ले आते हैं, तो सब लोग, अभी का तो दौर चल रहा है कि जितने लोग लिख के आते हैं गाना, वो सब लोग चाहता है कि मेरा खेसारी ही जी गाए, मेरा पवन सिंह गाए, चाहे मेरा रितेश पांडे गाए, चाहे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। कोई ये नहीं चाहता है मेरा नया लड़का गाए।
लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आप भी नए हैं। जी, कभी तो नए थे, शुरुआत जो कर रहे थे। हाँ। क्योंकि मैं देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, दूसरे का अनुभव नहीं बताता हूँ। मैं भी सोचा था कि मेरा बड़े बड़े लोग गाए, मैंने सब किसी ने नहीं गाया। लेकिन जब मैंने नया लड़का को गवाना शुरू किया और वहां से बजना शुरू किया, तो मेरा नाम बड़े लोग जानने लगे। तो जब आप डायरेक्ट बड़े के पास जाइएगा तो आप कभी बड़ा नहीं बनिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे बड़ा है। जी जी जी। और कोशिश कीजिए आप, अगर मैं वही समझाता हूँ किसी को कि आप अगर मेरे माध्यम से ही गाना देना चाहते हैं तो अगर कोई भी गाने लायक है तो उसको दिया जाए। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपका नाम वहां से शुरू होता है, जब छोटे से आप अपने से छोटे से गाइएगा तब आप बड़े बनेंगे। जब मैं खुद बड़ा के पास जाऊंगा तो उसके पास तो हमेशा छोटा रहा। तो आप अपने से छोटे से शुरू कराइए, अगर उसमें टैलेंट होगी और वो चमकता है तो आपकी प्राथमिकता सबसे ऊपर हो जाती है। अच्छा, वो जो गाना आप लिखते हैं, तो एक मान लीजिए कि किसी ने आपको कहा कि इस टॉपिक पे गाना गाना है, ठीक है, तो आपके लिए वो चुनना, जैसे कि लिखने का एक समय होता होगा या किसी भी समय आप लिखते हैं, एक पार्टिकुलर टाइम है जिसमें आप उस टाइम जोन में आप लिखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी क्या होता है कि दिन पूरे रात बैठ जाएंगे तो भी एक मुखरा भी नहीं बनेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से निकले बाहर, चाय पीने के लिए, चाहे घूमने के लिए, उस टाइम कई को मुखरा बन जाता है। तो गाना लिखने का कोई समय नहीं होता है, और हर समय गाना लिखने का क्योंकि जब भी दिमाग में आया आपको तो गाना लिखने आप लिख देते हैं। जैसे एक हिंदी का सिचुएशन मिला था उनको, क्या नाम उनके राइटर साहब को, जावेद अख्तर जी। वो एक गाना था, तुम पास आए जो मुस्कुराए। वो गाना लिखना था, टाइटल उसमें थी तुमने न जाने क्या नखरे दिखाए, वो शायद शाहरुख खान का फिल्म था। वो गाना लिखना था। वो कितने दिन से वो लोग परेशान थे, स्विट्जरलैंड कहाँ गए, वो लोग नहीं लिख पाए। लेकिन वो अचानक से सब लोग लगे कि वो नहीं लिखा पाएगा टाइप। बहुत उस समय का हिट गाना था, कुछ पता है मूवी में। और वो लोग किसी ऑफिस से निकल रहे थे, और जब उनके मित्र गाड़ी में बैठे तो ये गए, गेट खोले तो बोला, अरे क्या मजा आ गया, तुम पास आए और मजा आ गया। बस इतना ही उनको मिला और बोले कि यार तुमने तो मेरा गाना दे दिया, मन से मैं ढूंढ रहा था, वो गाना नहीं मिला, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, इतना ही पे वो गाना बन गया। वो गाना वही गाना उस फिल्म को हिट कर सुपर हिट हो गया। तो कब कौन गाना का सिचुएशन बन जाता है कोई नहीं जानता है, बस आपका दिमाग सिर्फ उस पर चलना चाहिए। अच्छा, अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या हैं? अभी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है डोली में गोली मार दम 3, जो कि 4 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। और भाग्यशाली हैं हम। और सभी दर्शक रूपी जितने मेरे भगवान हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूँ, उनसे माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने 4 साल से इंतजार करा रहा है। और एक आप लोगों ने मुझे सौभाग्यशाली बनाया है कि भोजपुरी का पहला ऐसा राइटर हूँ, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना। नहीं, आपसे जो जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं भोजपुरी का पहला ऐसा राइटर हूँ जिसके गाने का इंतजार लोग 4 साल से करते हैं, जिसका टाइटल, जबकि डोली में गोली मार दम 1 आ चुका है, डोली में गोली मार दम 2 आ चुका है, और तीसरा सीरीज, बहुत सारे गाने के सीरीज आते हैं, लेकिन इस तरीके का इंतजार किसी का नहीं होता है जो मेरे डोली में गोली मार दम 3 का है। और टाइटल ही हिट है, गाना आएगा तो और हिट होगा। ये गाना कब तक आ रहा है जो दर्शकों के बीच में मौजूद होगा? ये मई में आएगा, क्योंकि 2022 नवंबर में आने वाला था, नहीं आया, लेकिन मई में 100% आएगा। अच्छा, आपका फेवरेट कोई गाना जो हमारे दर्शकों के साथ आप गुनगुनाना चाहेंगे, जो आपका वीक टाइम होता है या फिर हंसी का पल होता है, खुशी का पल होता है, उसमें आप गुनगुनाते हैं, वो गाने बताइए। देखिए, वैसे तो मेरे लिए सब गाने अच्छे हैं, क्योंकि हर माँ बाप का संतान अच्छा, सब संतान अच्छे होता है, सही बात। लेकिन मैंने एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक सॉन्ग लिखा था, और वो सभी के जीवन में जरूरी है उस गाने को सुनना। अच्छा है वो गाना, मैं वो सुना देता हूँ कि मेहनत कई के रुपया कमईबा, अरे अचरा के सुख बबुआ कतही न पैबा, अरे तहरो शौक होई न पूरा ए बबुआ, कि मही बिना जिंदगी अधूरा ए राजावा, मही बिना जिंदगी अधूरा। जी, बहुत सुंदर गीत, ये तो दिल को छू जाने वाला गाना था। ये कब लिखा था आपने? ये मैंने लिखा था 2013 में। 2013 सामाजिक चेतना गाना था केसरी जी का उसमें।
अच्छा, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा वर्ग इस फील्ड में, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर लिरिक्स राइटिंग में हो, अगर वो जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आपके क्या संदेश हैं? उसके लिए यही संदेश है कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिल से जुड़िए, कोई भी काम खराब नहीं है, लेकिन ईमानदारी और लगन के साथ जुड़िएगा तो आप जरूर सक्सेस होइएगा। और ये दिमाग में से हटा लीजिए कि हमारे गाने अगर बड़े लोग आएंगे तभी हम हिट होंगे, नहीं। आजकल देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जब एक लड़का ब्रश करते हुए गाना गाता है और वो सोनू सूद और सीमे सिलसिला तक पहुंच जाता है, तो आपके पास टैलेंट है लिखने का, तो आप लिख के जब म्यूजिक पे गवाते हैं तो अगर गाने में दम है और उसके गायकी में दम है तो जरूर आप आज ना कल हिट होंगे, और जब हिट होंगे तो मजबूती के साथ बढ़ेंगे। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपको भी धन्यवाद चूँकि आपने मेरी आवाज़ को हर लोगों के पास पहुँचाया, और दिल से थैंक यू टीम ऑडिया लाइव को और इस कार्यक्रम को। आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय माता।